चलो, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर महादेव एंड मिसिस दरिया फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 इफ बोथ ऑफ देम आर पेइंग टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। शायद अब आने लग गया इस अटेम्प्ट से 2-4 क्वेश्चंस में वो कह रहे डाउट खत्म हो गया। अच्छा, अभी अपने वैसे तो देखो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम पढ़ा नहीं है, फिर भी एक बार चेक कर लो। मैं तो इसको ओल्ड जैसा ही मान रहा हूं। अभी मैं क्या मान रहा हूं, इसको ओल्ड जैसा ही मान रहा हूं। पहला पॉइंट, इनकम ऑफ द मिस्टर महादेव प्रोफेशनल भजन सिंगर कंप्यूटेड है सर कितने 5%, तो ये तो महादेव की ही रहेगी, कोई डाउट इस बात में नहीं है। एक सैलरी इनकम ऑफ मिसिस दरिया कंप्यूटेड, जब तक वो कुछ नहीं कहेगा कि वो स्किल्ड थी या कहां से लाई है, जब तक वो इनकम किसकी रहेगी, दरिया की ही रहेगी। दोनों कंप्यूटेड है, जो जो लगना था वो लग चुका है भाई दोनों पॉइंट्स में। तीसरा पॉइंट, लोन रिसीव्ड बाय मिसिस दरिया फ्रॉम रामू एंड जे प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी आते ही लोन आते ही आपके मन में स्ट्राइक करना चाहिए 222E, अगर इसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो। मिसिस दरिया होल्ड 35%, 10% से काम चल जाना था, 35% ऑफ द कंपनी। द कंपनी हैज इनकर्ड लॉसेस सिंस इट्स इंसेप्शन, और कंपनी 2 साल से लगातार क्या कर रही है, लॉस। तो इसका मतलब कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे ही नहीं। और 222E क्या कहता था, लोन मेड और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विच एवर इज लेस इज डीम्ड डिविडेंड। तो इस क्वेश्चन में ये जो लोन है इट कैन नॉट बी माई इनकम, बिकॉज उसके पास पैसा देने के लिए है ही नहीं। पॉइंट नंबर 4, इनकम ऑफ देयर माइनर्स एंड गोलू फ्रॉम द विनिंग सिंगिंग रियलिटी शो ऑन टीवी, ये होगी ही नहीं क्योंकि ये उसका टैलेंट है बेटा, गाना गा के लाया है तो फिर टैलेंट ही है। कैश गिफ्ट रिसीव्ड बाय गोलू फ्रॉम द फ्रेंड ऑफ मिस्टर महादेव ऑन विनिंग द शो। पहले बात तो बापू का फ्रेंड रिलेटिव नहीं है, बापू का फ्रेंड रिलेटिव होना भी नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अमाउंट 21,000 पे है तो 50,000 से क्या हो गया, 50,000 से कम है तो एग्जम्प्टेड, बात खत्म। लास्ट बट नॉट लिस्ट, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड बाय द माइनर मैरिड डॉटर 40,000। किसने कहा था रिजीम के बारे में कुछ कह नहीं रखा, तो ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है तो न्यू रिजीम है। न्यू रिजीम में 10-32 नहीं लगता है, एक बार लिखा था 2 बार और पढ़ लोगे तो याद रहेगा। तो 40 के 40 विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द शायद महादेव, शायद महादेव। बोलो क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डाउट है? वो अभी अपने बोला ना कि हो भी सकते हैं, नहीं भी, इस क्वेश्चन में तो है ही नहीं ना, इस क्वेश्चन में तो ऐसी कैजुअल इनकम है ही नहीं जो क्लब होनी चाहिए। अच्छा, क्या लगता है ये जो पॉइंट नंबर 4 था, पॉइंट नंबर 4, इनकम तो गोलू की है, कैजुअल है कि नहीं है, कैजुअल है कि नहीं? हर्ष क्या बात कर रहे हैं, कैजुअल कैसे है? रियलिटी शो आर नॉट कवर्ड देयर, ये फोर्स में से लिखवाया भी था आपको, रियलिटी शो आर नॉट कवर्ड अंडर द कैजुअल। केबीसी रियलिटी शो में काउंट नहीं होता, आई थिंक सो, सात्विक नहीं होता ना, मैंने ही बताया था तो फिर ठीक है। अरे नहीं होता, ये जो ये है ना, जैसे पैसे जितवा रहे हैं जो सीधा केबीसी जीतो छप्पर फाड़ के 10 का, तो मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, ठीक है ना, तो ये कैजुअल है। डीआईडी और ये इंडियन आइडल टाइप जितने भी हैं दे आर रियलिटी शो ओनली, और ये कैजुअल नहीं, कैजुअल नहीं। 8, अरे 8 से पहले आ जाओ भाई, 7th किसी ने पढ़ा हो या कोई डाउट हो? पढ़ा था, कोई डाउट नहीं है, पढ़ाई कम लोगों ने है शायद। 7 किसने कर लिया था एक बार रफली? कम कैंडिडेट कम हो गए, कल तो जल्दी फ्री भी हो गए यार। चलो मैं जल्दी से 1 मिनट में डिस्कस कर देता हूं। मिसिस और मिस्टर नरेश यादव के 2 माइनर चिल्ड्रन है, माही और नोनू। फ्लोविंग आर द रिसिप्ट्स इन द हैंड ऑफ माही एंड नोनू। माही और नोनू को जो पैसे मिल रहे हैं वो कितने हैं? माही रिसीव्ड ए गिफ्ट ऑफ 85,000 फ्रॉम द फ्रेंड्स फादर ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थडे। पहली बात तो फ्रेंड के फादर रिलेटिव नहीं है, दूसरी बात बर्थडे वाले गिफ्ट एग्जम्प्टेड नहीं होते हैं, और अमाउंट भी 50 से ज्यादा है, तो 85,000 विल बी टैक्सेबल। क्लब हो ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक काम करते हैं। दूसरी बात, नोनू को एक प्राइज मनी मिली 3 लाख रुपए की नेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन, ये तो उसका टैलेंट होगा इसका मतलब, ठीक है ना, तो 3 लाख विल नॉट टू बी क्लब। उसके बाद दिस अमाउंट वाज इन्वेस्टेड इन द डिवेंचर ऑफ ए कंपनी, जहां से इंटरेस्ट आया 25,000, दैट विल आल्सो बी
क्लब्ड। तो 85 क्लब्ड होगा, 3 क्लब्ड नहीं होगा, 25 क्लब्ड होगा। मिस्टर नरेश की इनकम बिफोर कंसीडरिंग क्लबिंग प्रोविजन इज हायर देन दैट ऑफ द वाइफ एंड ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। तो एक काम करो बेटा, 85 की जगह 1500 काट के सर के हाथ में ऐड कर दो, 25 की जगह वापिस से 1500 काटो, बिकॉज वो माही था, ये नोनू है, दोनों बच्चे अलग अलग है तो 2 बार मिल जाएंगे 1500 1500। 85 की जगह 83.5 और 25 की जगह 23.5 विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर नरेश। हाँ भाई यही था कि जिसने पढ़ लिया कुमकुम, आंसर यही था। 6 पे आ जाओ। 6 डाउट है। 6 एक अच्छा पॉइंट इसमें आता है, पहले मैं वो चेक कर लू। 6 थर्ड चेक करो, थर्ड थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया था। दोनों बातों का फर्क समझना, क्या फर्क है सर। मिस्टर ए ने गिफ्ट किया हाउस प्रॉपर्टी 50 लाख के टू वाइफ। क्लबिंग से पहले आ जाता है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर एक सेक्शन होता था 27 डीम्ड ओनर। अगर हस्बैंड ने खाली घर और कोई एसेट्स गिफ्ट की होती तो क्लबिंग जाता सीधा 64:1 4। लेकिन घर गिफ्ट किया है तो 64:1 4 नहीं जाएगा, क्या जाएगा, इनफैक्ट 27 जाएगा, डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर। तो इस क्वेश्चन में ए ने एक प्रॉपर्टी गिफ्ट की है 50 लाख की वाइफ को, मिसिस बी, और मिसिस बी ने वो गिफ्ट कर दी सेम टू मिसिस सी, डियर डॉटर इन लॉ। यानी हस्बैंड ने वाइफ को और वाइफ ने अपनी बहू को या बेटे की वाइफ को वो एसेट्स क्या कर दी, ट्रांसफर। द हाउस वाज लेट आउट 25,000 रुपए महीना थ्रू आउट द ईयर। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड मिसिस सी। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द सेड प्रॉपर्टी वाज गिफ्टेड टू हिज सन, हस्बैंड ऑफ मिसिस सी। पहले अपन पहले केस की बात करते हैं। हस्बैंड ने वाइफ को दिया तो डीम्ड ओनर कौन रहेगा, हस्बैंड ही रहेगा। ये अपने पढ़ा था एसेट्स ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट कंसीडरेशन इज डीम्ड ओनर सर। एक काम, और वहां से वो प्रॉपर्टी किसके पास चली गई, मिसिस सी के पास चली गई, और मिसिस सी ने वहां से इनकम कमाई कितनी, 25। चलो जी चेक करें कौन सा प्रोविजन लगाया था। इनकम तो एक ही रहेगी, ये तो ऐसा देखने में ही अंदाजा हो रहा है। जवाब थोड़ा सही होना चाहिए। कई बार क्या होता है आंसर पता है, जवाब भी मैटर करता है कि आपने कितनी शिद्दत से दिया। हाँ, फिर इसके अंदर लगेगा कि ये एसेट्स हस्बैंड के ही पास थी, इफेक्टिवली उसने ही अपनी बहू को क्या किया, ये ट्रांसफर। 64:1 6 लग जाएगा। एसेट ट्रांसफर्ड बाय फादर इन लॉ टू सन्स वाइफ, और वो भी विदाउट कंसीडरेशन, इनकम विल बी क्लब्ड। तो वैसे मैं डीम्ड ओनर था पहले, और डीम्ड ओनर के बाद कहां चली गई, वो बेटे की वाइफ के पास। सबसे डीम्ड ओनर मैं नहीं रहा, डीम्ड ओनर मैं नहीं रहा, लेकिन जो इनकम क्लब्ड होगी, जब पहली बार एक तो उसको लग भी सकता था मिसिस बी के हाथ में, लग सकता था ना उसको कि मिसिस बी की इनकम मानी जाए। तो ये इनकम, सॉरी मिसिस बी की, हाँ, तो ये इनकम किसकी मानी जाएगी, मिस्टर ए ने जब उसकी वाइफ को दिया तब ओनर ए ही था, और उसकी वाइफ ने जब बहू को दिया तो इट विल बी डीम्ड कि वो मैंने ही दिया है, और मैंने ही दिया तो 64:1 विल बी अट्रैक्टेड। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द सेड प्रॉपर्टी वाज गिफ्टेड टू हिज सन, हस्बैंड ऑफ मिसिस सी। यानी अगर वो मम्मी ने बहू को ना दे के बेटे को दिया होता तो क्या होता, क्लबिंग होती कि नहीं होती। मेजर तो होगा ना बेटा, जब ब्याह रखा है तो मान लेते हैं ऐसा ना। मानना हो तो अच्छी बात मानो ना, तो देन क्लबिंग विल नॉट बी अट्रैक्टेड। अब आप एक काम कर लो, अब आपने देखना है ये 8 के 8 क्वेश्चन अगर हो गए थे 8 के 8, और भी थे क्वेश्चन इससे पहले, कोई एग्जांपल्स थे, एग्जांपल भी 8 तो ना ठीक ठाक क्वेश्चन है, पीडीएफ आपको मिल गई है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस स्टडी मेट का। हाँ जी, फोर्थ प्रैक्टिकल। आप उसके पास उसका आंसर निकालने सीधा ही, भाई मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं, फिर भी तूने कहा है तो 32। अरे देखा 32 पे तुक्का लगा, चौथा एग्जांपल आया सीधा, बोलो। प्रॉफिट है, हाँ। हम्म,
ऐसा कोई बंदा इस टॉपिक में, इस कंसेप्ट में, इस क्वेश्चन में है नहीं, तो बिन बात का जबरदस्ती कुछ लाने की ट्राई कर रहे हैं। 1,426 की ओपनिंग कैपिटल, सीधी सी बात है, जितना अभी कितनी थी 1 अप्रैल 25 को 450, और 450 के पूरे साल की कमाई कितनी है 390, 270 और 120 तो उसका ट्रीटमेंट हो गया ना। आप एक काम करो, साल की स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी 450, उसमें से गिफ्टेड कितनी है 650 है क्या टोटल? हाँ टोटल 650 है, 650 में से 2 लाख गिफ्टेड है, 450 खुद की बच गई इंक्लूडिंग प्रॉफिट। वो बीच में वो प्रॉफिट वाला एलिमेंट अपन ने कल किया था, उसकी जरूरत भी तो नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि क्लबिंग किस पे लगेगी आउट ऑफ द गिफ्टेड एसेट्स। तो 1 अप्रैल 25 को ओपनिंग कितना है 650, जिसमें से 2 लाख गिफ्टेड है, 450 मेरा है। पूरे साल में पैसा कितना कमाया 390, यानी 60%। तो 450 का 60% तो किसका बन जाएगा सामने वाली का, 2 लाख का 60% क्या हो जाएगा क्लब हो जाएगा, 2 लाख का 60% क्या हो जाएगा क्लब। अब तेरा क्वेश्चन है 1 अप्रैल 26 की कैपिटल कितनी होगी, सिंपल से जोड़ दे 650 और 390, 650 और 390 कितना हो गया ये बोल, 1040। गिफ्टेड कितनी है उसमें से 2, मेरी कितनी रह जाएगी 840। यही तो करना है अपने को, हमेशा उनके 2 रहेंगे, बाकी सब मेरा ही है। सिंपल सी बात बोल सकते हो आप। चलो कंसेप्चुअल आई कैन से लास्ट लेक्चर, बस भाई आवाज नहीं बेटा, जय लास्ट लेक्चर। सम अप करना ना थोड़ा कई बार कॉम्प्लिकेटेड होता है, चीजों को बिल्कुल एंडिंग स्टेज पे लेके जाना। मैंने अभी तक जो बात की वो बात की लाइक दिस, हस्बैंड टू वाइफ, अपोजिट वाइफ टू हस्बैंड, अगर विदाउट कंसीडरेशन एसेट्स ट्रांसफर हो रही है तो रिजल्टिंग इनकम विल बी कलप्ट, रिजल्टिंग इनकम विल बी कलप्ट। एक काम, दूसरा काम फिर आ गया सर 6416, इसने क्या कहा, इफ फादर इन लॉ या मदर इन लॉ ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी बहू यानी डॉटर इन लॉ को एसेट्स, तो एसेट्स आप ट्रांसफर कर रहे हो वो एग्जम्प्टेड होते हैं, लेकिन उससे जो इनकम आती है वो क्लब हो जाएगी। आंसर इज यस। 64 1 4 64 1 6, इसके अंदर एक कनेक्शन आ गया इनडायरेक्ट कॉल्ड एज क्रॉस ट्रांसफर। मेरे हिसाब से क्रॉस ट्रांसफर आपको समझ आ ही गया होगा कि आप कैसे उसकी इनकम निकाल रहे हैं, कैसे उसमें क्लबिंग प्रोविजन डाल रहे हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट जजमेंट आ गई, एक कि रिलेशनशिप शुड एग्जिस्ट एट बोथ ऑफ द टाइम, चाहे वो एसेट्स देते वक्त है चाहे वो पैसा कमाते वक्त है। सेकंड, इनकम ऑन ट्रांसफर्ड एसेट्स इज क्लब्ड, इनकम और इनकम इज नेवर क्लब्ड, ए क्रिएशन ऑफ इनकम इज नेवर क्लब्ड। 64 1 4 64 1 6। उसके बाद अपने बात ले गए आप 1A के ऊपर। 1A यानी माइनर्स। माइनर का सिंपल सा रूल है, कोई भी इनकम है अप्लाई ए क्राइटेरिया वेदर इट इज फ्रॉम टैलेंट और अदरवाइज। टैलेंट से है तो बच्चे की है, अदरवाइज में बच्चा डिसेबल्ड है तो बच्चे की है, और अदरवाइज में अदरवाइज आ जाए तो फिर 1500 रुपए पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट करने का ओल्ड रिजीम में, न्यू रिजीम में माइनस भी नहीं करने का, और पेरेंट्स के हाथ में क्या कर देने का क्लब कर देने का। हम जो जितने केस लो पढ़ते हैं ना, माइनर है या अडॉप्टेड है या स्टेप है या दूसरी वाइफ है, तो वो ऐसा कुछ होता नहीं है एग्जामिनेशन में, आप किसी भी पीडीएफ में देखोगे तो। 64 1A के बाद आप चले गए 64 1 4 नहीं 2, यानी रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन एक्चुअली इंक्लूड्स सैलरी बोनस कमीशन। जनरली शायद आपको पता भी हो, शायद आपको ना भी पता हो, रेम्यूनरेशन इंक्लूड्स सैलरी बोनस कमीशन। बात वही है, कल पॉइंट था कि अपन ने बी की वाइफ की सैलरी दिखाई, अगर सैलरी के ऊपर वो प्रोविजन लग रहे हैं तो हमने कहा नहीं यार, बी की वाइफ को सैलरी नहीं दिखाते, बी की वाइफ को कमीशन दिखाते हैं। तो एक्चुअली रेम्यूनरेशन इंक्लूड्स सैलरी बोनस और कमीशंस। यहां पर 3 कंडीशंस थी। इंडिविजुअल का क्या है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, अदर इंडिविजुअल यानी उसकी स्पाउस को क्या मिल रही है रेम्यूनरेशन, और वो भी विदाउट स्किल्स। तो फिर सिंपल सा फंडामेंटल से है क्लबिंग प्रोविजन विल बी अट्रैक्टेड। एक केस इसके अंदर आया था क्रॉस क्लबिंग, कि दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दोनों को रेम्यूनरेशन मिल रही है, दोनों के पास स्किल्स
नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या है, ये दोनों की सैलरी मिला के विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल whosoever अदर इनकम इज हाई। 64(1)(2)। उसके बाद अपने क्या नहीं आएगा, नहीं परक्यूजिट्स। आप एक काम करो ना, देखो, हाँ मैं वही कह रहा था हर्ष, क्या होता है, पॉइंट तेरा ठीक है, जनरली कई बार वो एम्प्लॉई नहीं होता, कमीशन में जरूरी नहीं अपने एम्प्लॉई को ही दूं, ठीक है ना। अगर मान लो वो मेरे यहां कॉन्ट्रेक्चुअल बाइंड है, फिर तो मैंने उसको जो भी पैसा दिया वो क्या बन जाती है, सैलरी। अब कई बार कमीशन देना है, मैं उसको एज एन एम्प्लॉई ट्रीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या है, आई हैव पेड हर द कमीशन। तो मुद्दा ये, तब इनकम एक जगह तो है, वो चाहे सैलरी है चाहे वो कमीशन है, और कभी कभी कमीशन इज ए पार्ट ऑफ सैलरी। जो भाविस तेरा क्वेश्चन है ना, कमीशन इज नॉट ऑलवेज द पार्ट ऑफ सैलरी, मैं ये कह सकता हूं, ठीक है ना। कमीशन इज नॉट ऑलवेज ए पार्ट ऑफ सैलरी, होगा भी और नहीं भी होगा, है होगा तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, नहीं होगा तो फिर मैं अलग से ट्रीट करूंगा। लेकिन पॉइंट ये है, आप अपनी वाइफ को विदाउट स्किल सैलरी बोनस कमीशन दे रहे हो अपनी फर्म से, किसी और की फर्म से मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है ना। अपनी ही फर्म से मिल रहा है तो इट विल बी क्लब्ड। क्रॉस क्लबिंग क्या था, दोनों की इनकम को जोड़ो और क्या करो, आप उसको क्लब करो। जब कंसीडर करना एक यहां पे पॉइंट छोटा सा, आप मिसलेनियस पॉइंट्स वाली नोटबुक ओपन रखेंगे, मिसलेनियस पॉइंट्स। एक बात, क्लबिंग जो होती है वो सेम हेड में होती है, मतलब उनकी सैलरी मेरी सैलरी, उनका प्रॉपर्टी अपना प्रॉपर्टी, उनका बिजनेस अपना बिजनेस, और उनका सीजी अपना सीजी, उनका सीजी अपना सीजी। व्हाट डू यू थिंक, कंसीडर करना एग्जांपल, मैं एक फर्म से 30,000 रुपए पर मंथ सैलरी लेता हूं, मेरा उस फर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी है और मेरे पास स्किल्स भी है। एक फर्म में, यहीं पर लगा लो एकेडमी में, मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी है, स्किल्स भी है, सैलरी भी ले रहा हूं, तो फिर इसमें कोई क्लबिंग का वादा ही नहीं है, क्लबिंग सीधा सीधा नहीं होगा, ये इनकम किसकी है, आपकी है। इसी फर्म में वाइफ को जॉब मिल गई 20,000 रुपए पर मंथ विदाउट स्किल्स, इसी फर्म में वाइफ को जॉब मिल गई 20,000 रुपए पर मंथ विदाउट स्किल्स, क्लबिंग होगी या नहीं होगी, होगी। जो मैंने कल देखा था 64(1)(4), इट विल बी अप्लाइड। क्यों, मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उनकी सैलरी है, विदाउट स्किल्स है, तो उनकी सैलरी अपनी सैलरी। अब इसका एग्जैक्ट आंसर आपकी नजर में क्या होना चाहिए, नो अदर इनकम। सात्विक कुछ पूछ रहे हैं, हाँ ये वही मेरा पॉइंट है इस क्वेश्चन को लेकर, मैं आपसे यही पूछ रहा था, व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट आंसर, अगर मेरी और वाइफ की नो अदर इनकम, व्हाट शुड बी टैक्सेबल इनकम टू मी। एक बार आप सोच के बताओ, फिर देखते हैं ठीक या गलत। कितनी, 5 लाख। जिसने बोला 5 लाख उसने 50 और 50 की डिडक्शन, जहां तक मेरा मन कह रहा है 2 बार दी है। वही बात है ना, 30 और 20 50, यानी 6 लाख। 6 लाख में से लाख उड़ाया कितना, 5 लाख। और कोई आंसर, भाई कोई 5 आएगा या फिर कोई 5.5 बोल देगा, यही बात है ना। लेकिन क्लबिंग का मतलब क्या है, पहले आप सामने वाले बंदे की इनकम निकाल लो कि उसकी इनकम क्या है। अब मेरी इनकम निकलेगी इस क्वेश्चन में कितनी निकलेगी, 310। क्यों 310, 30,000 पर मंथ। बहुत सारे बालक ना स्टैंडर्ड डिडक्शन में उलझे रहते हैं बेटा। जब सैलरी पर मंथ है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको माइनस करनी पड़ेगी। अगर मैं लिख दूं सैलरी 360, मैंने खाली लिख दिया सैलरी 360, ब्रैकेट में एक वर्ड यूज किया कंप्यूटेड, फिर तो मैटर सारे ही क्लोज हो गए बेटा। कंप्यूटेड का मतलब उसने सारी कंप्यूटेशन कर दी, आपको फाइनल आंसर दे दिया। लेकिन चलो मैंने कंप्यूटेड वर्ड यूज ही नहीं किया, तो भी आपको मानना पड़ेगा ये कंप्यूटेड है या नॉन कंप्यूटेड है, तो मैं कंप्यूटेड ही मानूंगा इसको, ठीक है। और कंप्यूटेड मानूंगा तो फिर मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं करूंगा। लेकिन जब मैंने आपको बोला यार 30,000 रुपए पर मंथ, तो मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी, 310। वाइफ की टैक्सेबल इनकम कितनी, 190। सात्विक यही पॉइंट था ना, डिडक्शन कितनी बार मिलेगी, डिडक्शन दोनों को मिल जाएगी, क्योंकि पहले दोनों की इनकम निकलेगी और फिर क्लबिंग होगी। अब जो 190 पे टैक्स देना है, शायद वो उनके नहीं है, वो किसके हैं, अपने हैं। तो फाइनल आंसर विल बी लाइक
5 लाख। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कई बार मैं कॉमन सेंस लगाता हूं, मुझे नहीं पता होता कि रिडक्शन 2 बार क्यों दूं, वो तो एक ही बार दूंगा। नहीं, बंदे 2 है, इनकम 2 है, 2 बार मिलेगी। उसके बाद क्या हो जाना है? क्लब। उसके बाद क्या हो जाना है? क्लब। तो क्लब सेम हेड में होती है और डिडक्शंस स्टैंडर्ड 50,000 दोनों को मिलती है, एप्लीकेबल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स। जब ये किसी रेफरेंस में नहीं है, मैंने जनरल लिख दिया मेरी नोटबुक में कि डिडक्शन जो स्टैंडर्ड होती है 50,000, एप्लीकेबल फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। ये था मेरा 64 एक 2, सिंपल क्लबिंग, क्रॉस क्लबिंग। अच्छा, अभी तक आपने कुछ और पढ़ा हो जो मुझे लगता है मैंने अभी रिवाइज नहीं करवाया? बिजनेस के लिए पैसा। बिजनेस के पैसे का 2 ही चीजें हैं कि अगर पैसा बिजनेस के लिए दिया गया है, एक तो याद रखना आपको प्रोपोर्शनेट, एक तो क्या याद रखना है आपको? प्रोपोर्शनेट। और दूसरा क्या याद रखना है? 1 अप्रैल को इट शुड बी इन्वेस्टेड। जिस साल 1 अप्रैल को पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ रहेगा, उस साल क्लबिंग नहीं होगी, अगले साल से क्लबिंग विल बी स्टार्टेड। और कल वाले एग्जांपल में अगर हस्बैंड ने 5 लाख रुपए गिफ्ट किए थे, तो उसकी इनकम हमेशा एज पर 5 लाख के प्रोपोर्शनेट ही क्या होगी? क्लब होगी। और आपने 2 बातें एज्यूम भी की थी, इन्वेस्ट ड्रॉइंग्स और टाइप नहीं हो रहा है, और पर्सनल स्किल्स भी सामने वाले की नहीं है, ओनली द मनी मैटर्स। क्लियर? बस मेरे पास बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया। बिल्कुल फर्स्ट डे आपने एक डायग्राम बनाया था, याद करो। 60 to 63, 64, 65 बनाया था। 65 में अपन ने कहा था प्राइमरी लाइबिलिटी ट्रांसफरर की है, ट्रांसफरर टैक्स नहीं दे रहा तो ट्रांसफरर ही कैन बी हेल्ड लाइबल। 64 के अंदर एक टॉपिक रह गया, अभी भी लिख लो यार छोटा सा, 2। फिर मैं इसकी बात करता हूं। 60 to 63, 64 2 लिखना, इनकम ऑफ द एचयूएफ, इनकम ऑफ द एचयूएफ। देखो, आपा अगर उसको एक गुड फेथ में देखें कि ही और सी इज टैलेंटेड, मैंने पैसा दिया, वो अपनी ही स्किल से पैसा कमा रहा है। प्रैक्टिकली सब्जेक्ट मैटर क्या है? इनकम शुड नॉट बी क्लब। लेकिन अगर मेरी एकेडमिकल लाइफ में आ जाए कि इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स बाय माइनर चाइल्ड, तो हम क्या ज्यूम करेंगे एकेडमिकल लाइफ में कि यार ये वो नहीं कर रहा है। अब मेरे फोन में मेरे घर के 5 अगर फैमिली मेंबर है, तो 5 के अकाउंट्स लॉगिन है, ऑब्वियस सी बात है। आज मुझे अगर कोई एक इक्विटी शेयर्स लेना है, तो मैं किसी के अकाउंट्स में भी ले सकता हूं। आउट ऑफ 5, 3 के ओटीपी मेरे पास ही आएंगे, इनफैक्ट 2 के ओटीपी उनके पास जाएंगे, मैं उनसे ले लूं। लेकिन मुद्दा क्या है कि वो नाम तो उनका ही जाएगा ना, डीमेट किसके नाम का है, बेटे या बेटी के नाम का। तो हम क्या करेंगे एकेडमिकल लाइफ में? इट विल बी क्लब्ड। प्रैक्टिकल लाइफ में यू हैव टू प्रूफ कि देखो भाई, बुला लो उसको, एओ को बोलो पूछ इससे क्या पूछना है, और जितना तुझे पता नहीं रहेगा उतना उसको पता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इफ यू कैन प्रूफ कि मेरा नहीं है भाई, उसी की स्किल से है, तो क्लबिंग विल नॉट बी अट्रैक्टेड। तो स्टडीमेंट में क्लब किया होगा, किया होगा पक्का। क्यों? एकेडमिकल क्या माने कि यार कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मतलब कि यार मैं रहा हूं, मतलब नाम किसी और का हो रहा है कि ट्रेडिंग वो कर रहा है। तो इनकम ऑफ द एचयूएफ पे आ जाओ, फटाफट से ओवर करते हैं। एचयूएफ इंडिविजुअल नहीं है, हाँ। 64 में आपने लिखा था क्या? एप्लीकेबल इन द केस ऑफ इंडिविजुअल, तो ब्रैकेट में एंड एचयूएफ और लिख दे, नॉट ए बिग डील यार। तो जगह तो होगी। इतना क्या है बताओ यार। जिंदगी में किसी भी चीज की भड़क नहीं लेने का बेटा, आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, किसी का कुछ नहीं अटकता बेटा, कुछ भी नहीं अटकता, ठीक है ना। रीता कह रही है मैंने क्यों पूछा। चलो जी, इनकम ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, 2 ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इफ कमाया गया है आउट ऑफ द गिफ्टेड एसेट्स, इफ कमाया गया है आउट ऑफ द गिफ्टेड एसेट्स बाय द मेंबर,
वही सेम, जैसे आप फादर डॉटर इन लॉ को या हस्बैंड वाइफ को एसेट्स गिफ्ट कर रहे हैं, सेम मैनर में एचयूएफ को क्या है, उसके मेंबर। अब मैं मेंबर हूं किसी एचयूएफ का, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैंने एचयूएफ को गिफ्ट कर दी, ऐसा तो अगेन घर के घर में ही रहेगा ना। पॉइंट क्या है, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पैसा कमा रही है कौन से एसेट्स के ऊपर, आउट ऑफ द गिफ्टेड एसेट्स बाय द मेंबर, तो इनकम विल बी क्लब्ड, इनकम विल बी क्लब्ड। income will be clubbed in the hands of the transferor, in the hands of the transferor। और अदरवाइज लिख दूं, अदरवाइज का मतलब यार एचयूएफ के पास खुद की प्रॉपर्टी है, खुद के पैसे हैं, खुद की एफडी है, सब कुछ खुद का है, तो फिर तो क्लबिंग का कोई मतलब बनता ही नहीं, नॉट टू बी क्लब्ड। यानी आप ना उन 64 1 4 6 को ही ध्यान रखो बस, कि हमने एसेट्स दिया है, उसके ऊपर सामने वाला जो पैसा कमा रहा है इट विल बी क्लब्ड। तो हमने अगर अपने एचयूएफ को एसेट्स दिया है, याद करो ना जब आप 56-2-10 पढ़ रहे थे तो उसके अंदर एक पॉइंट आया था कि अगर एचयूएफ को अपने मेंबर से क्या मिलता है, गिफ्ट, तो उसके ऊपर 56-2-10 नहीं लगेगा, उसके ऊपर 56-2-10 नहीं लगेगा। ये सारे प्रोविजन उसी बात की है ना, कि आपस में रिश्तेदारी में गिफ्ट पे प्रोविजन तो लगते नहीं, तो आपका मन जब करता है ना आप उधर ट्रांसफर कर देते हो, जब मन करता है आप इधर ट्रांसफर कर देते हो, तो वहां पर फिर क्लबिंग के प्रोविजन आए। यही अगर आउटसाइडर हो तो मुझे दिक्कत ही नहीं है, करो ट्रांसफर, करो ट्रांसफर, ठीक है ना। चलो जी, नॉट टू बी क्लब्ड, एग्जांपल नोट करना चाहो तो एक छोटा सा कर लो, छोटा सा एग्जांपल नोट कर लो, नोटिंग होगी यहां तक ना। चलो काउंटडाउन स्टार्ट, लास्ट 20 मिनट मेरे पास यहां से है। हाँ, नॉट टू बी क्लब्ड बेटा, इसमें क्या है, ये तो ये कॉमन है बेटा, ये ना व्हाट्सएप में ही मैं, आप अपना किससे, तो किससे व्हाट्सएप चैट करेंगे बताओ यार। मेरे व्हाट्सएप एक बार बेटा डीएक्टिवेट हो गई, मैंने कस्टमर केयर को कांटेक्ट किया तो दे सडनली रिप्लाइड, सर यू हैव नॉट यूज्ड योर व्हाट्सएप फ्रॉम लास्ट 47 डेज, नॉट इवन ए सिंगल मैसेज हैव आउटगोन और इनकमिंग्स, नॉट इवन ए सिंगल मैसेज बोला। वो लोगों के मतलब जो लोग भाई सेम जेंडर के ग्रुप्स होते हैं यार, अपोजिट जेंडर में ग्रुप्स होते हैं, फैमिली के होते हैं, तो तुम्हारा कुछ ही नहीं है क्या। मैंने कहा क्या ही बताऊंगा अभी यार। चलो फालतू की बात पे ध्यान बेटा। एक एग्जांपल से आप चीजों को खत्म करने की ट्राई करेंगे। अरे आओ बेटा बाहर, एग्जांपल, राम परचेज 12% 8 लाख, याद आ गया बिल्कुल, अपने ऐसे एग्जांपल से स्टार्ट की थी। डिबेंचर ऑन 1 अप्रैल 2022, ऑन 1 अप्रैल 2022, एक सेकंड, गिफ्टेड इट टू इट्स एचयूएफ, कम करो, गिफ्टेड इट टू इट्स एचयूएफ ऑन 1 अप्रैल 2024, एचयूएफ गोट, वो क्या होता है, पार्टीशन हो जाना, पार्टीशन की स्पेलिंग अपनी अपनी है, कोई ना जैसे भी है, तुम समझ गए, तुम समझ गए। मेन बात पता क्या है, इंटेंशन क्या है कि तुम ऑन 1 अप्रैल 2025, ऑन 1 अप्रैल 2025, पता है उसको मोटिवेशन मिलेगी कि जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग भी कुछ हद तक कामयाब हो सकते हैं, तो मैं तो हो ही जाऊंगा, मैं तो हो ही जाऊंगा बेटा। हर एक चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिवनेस छिपी होती है, बात है देखने की बस, लेकिन तुम्हें कुछ और दिखता है, बात ये ऐसी चीजें तुम्हें दिखती नहीं है। एंड जो एसेट्स है वो जब भी परिवार का बंटवारा होता है ना, तो वो एसेट्स बट जाती है यार, सीधी सी बात है। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो कुछ ऐसा हुआ, 25% टू राम,
मैं समझाता हूं, 25% टू मिसिज राम, 25% मेजर डॉटर, 25% माइनर सन। हुआ क्या है, राम ने कुछ डिवेंचर खरीदे थे, 1 साल 2 साल अपने पास रखे, फिर अपने एचयूएफ को दे दिए। एचयूएफ को देने के बाद 1 साल बाद उसका विभाजन हो गया और अब एचयूएफ ने अपनी एसेट्स 4 फैमिली मेंबर में बराबर 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 बांट दी सर। तो आपको इस पूरे ट्रांजेक्शन का टैक्स ट्रीटमेंट क्या करना होता है, डिस्कस। सॉल्यूशन, सबसे पहला पी वाई कौन सा आएगा, 22 23 22, और साथ में क्या आ जाएगा 23 24, क्योंकि इन दोनों सालों तक 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 24 तक जो डिवेंचर रहे थे वो किसके पास रहे थे, खाली और खाली राम के पास। तो इन दोनों ईयर्स का जो आंसर है बड़ा सिंपल है, रिसीव्ड बाय, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय राम, अमाउंट कितना 96,000 और टैक्सेबल टू राम 96,000। तो सर दोनों सालों के आंसर बड़े क्लियर है, क्योंकि कोई क्लबिंग नहीं हो रही, राम ने खरीदे, राम ने रखे, लॉजिकली पूरे साल का इंटरेस्ट इज टैक्सेबल टू द राम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 1 अप्रैल 24 और 1 अप्रैल 25, यानी पूरे 24-25 में ये जो एसेट्स रही वो किसके पास रही, एचयूएफ के पास। पी वाई 24-25, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एचयूएफ 96,000, क्योंकि एसेट्स वाज गिफ्टेड टू द एचयूएफ ऑन 1 अप्रैल 2024 एंड टैक्सेबल टू मिस्टर राम, टैक्सेबल टू मिस्टर राम, क्योंकि राम ने फरी में अपने एचयूएफ को वो डिवेंचर गिफ्ट किए, सो दैट गिफ्टिंग भी ना लगे, इनकम भी क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, और टैक्स लायबिलिटी एचयूएफ की क्या है, कम आ जाए थोड़ी सी। लेकिन होगा नहीं, क्लबिंग प्रोविजन विल अट्रैक्ट, यहां मेरा चैप्टर तो यही था बस, लेकिन थोड़ा सा कंसीडर करना अबाउट पी वाई 25-26, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय 4 बंदे सर, क्यों, क्योंकि 25-26 की स्टार्टिंग में एचयूएफ के पास डिवाइड कर दिया था एचयूएफ ने, किस किस को, राम को, मिसिस राम को, एमडी मेजर डॉटर, एमएस मेजर माइनर सर, माइनर और मेजर। बता सकते हो इनको इंटरेस्ट कितना कितना मिलेगा, 24,000 ईच, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय राम 24, मिसिस राम 24, मेजर डॉटर 24, माइनर सन भी कितना 24, माइनर सन भी कितना 24। अब यहां पर आपको आंसर देना है टैक्सेबल टू, बोल दो टैक्सेबल टू, राम को जो 24 मिले हैं सर वो किसके रहेंगे, वो राम के ही रहेंगे, वो किसके रहेंगे, राम के ही रहेंगे। मिसिस राम को जो 24,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला है वो किसके रहेंगे सर, राम या मिसिस राम, मिस्टर राम। और यहां पर गवर्नमेंट ने बोला ये एक इनडायरेक्ट नेक्सस हो गया कि अगर आप सीधे ये डिवेंचर अपनी वाइफ को देते तो 64 लग जाता, आपने बीच में ये किसको दिए, एचएफ को दिए, एचयूएफ ने विभाजन या बंटवारे के टाइम पे किसको दे दिए, मिसिस एक्स को दे दिया, मिसिस राम को दे दिए। तो यहां पर आपने एक वर्ड यूज किया था इनडायरेक्ट नेक्सस। डिवेंचर किसके नाम पे, अब तो ट्रांसफर हो ही गए ना, राम मिसिस राम और मेजर डॉटर, सबके नाम पे 2-2 लाख के डिवेंचर। हाँ ये तो अपने, अच्छा इसमें ऐसा कुछ अपने बोला नहीं क्या, आपने यहां पर क्या बोला था, अच्छा 25% बोल दिया, वो बात तो वही होगी ना, 2-2 लाख, 8 लाख के डिवेंचर 2-2 लाख के 4 बंदों में डिवाइड कर दिए। अब पहले जो 2 लाख है वो राम के पास है, इनकम राम की रहेगी, अगले जो 2 लाख है वो मिसिस राम के पास है। इनडायरेक्ट नेक्सस के नाम पे सरकार ने क्या कर दिया इसको, क्लब। जो मेजर डॉटर की है वो इनकम किसकी रहेगी, वो डॉटर की ही रहेगी, क्योंकि मेजर बालकों को कहीं पर भी क्लबिंग में नहीं लाया गया, उभरते हुए बालक है, उनकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ने वाली है, नॉट टू बी क्लब्ड। और मेजर नहीं, माइनर सन,
माइनर सन में क्या होगा पता है आपको? 22,500। कितना? 22,500। क्लब्ड होंगे और नहीं, राम नहीं बोल सकता। जिसकी भी इनकम हायर होगी, जिसकी भी इनकम क्या होगी? 22,500 पेरेंट्स हैविंग हायर इनकम। तो एक छोटा सा एग्जांपल था, छोटा सा ही कंसेप्ट था और नॉट सो हाईली यूजफुल। वो बिजनेस वाला इंपॉर्टेंट था और 64 एक दो रेम्यूनरेशन वाला भी इंपॉर्टेंट था। हाँ जी, राम एचएफ का करता था मान लो। हाँ क्या? नहीं, मैं आप पता है क्या, वो जैसे जो एचयूएफ का एक्ट है या वो मिताक्षरा दया भाग, उतनी ज्यादा नॉलेज लेने की ट्राई नहीं करते आप। क्या? नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कोई प्रॉपर्टी अगर एचयूएफ के नाम है, एचयूएफ इज ए सेपरेट अकाउंट बेसिकली। आप ये नहीं कह सकते कि कर्ता की जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी एचयूएफ की है, ये आप ये नहीं कह सकते। अगर आप उसको कभी स्टडी भी करोगे तो भी यही आपको कंक्लूजन मिलेगा कि आप ये नहीं कह सकते श्योरली मेरी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो सारी एचयूएफ की है, या एचयूएफ की जो पर्सनल प्रॉपर्टीज है वो सारी मेरी है। हाँ आएगा। चलो जी, लास्ट सेगमेंट है मेरा, लास्ट सेगमेंट, फिर आप आपके जो डाउट्स है ना उनको देखते हैं वो कौन कौन से थे। 60 to 63, कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी ऐसी वो बना लो बस। 60 to 63, 60 to 63, 60, 61, 62, तीन बना लो बस एक बार, ताकि स्पेस भी ठीक ठाक मैनेज हो जाएगा, चारों में थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट हो जाएगा। वैसे भी 63 थोड़ा अलग ही है। 60, 61, 62 क्या बोलते हैं सर? इनकम ट्रांसफर्ड, इनकम ट्रांसफर विदाउट एक्चुअली ट्रांसफरिंग द एसेट्स। फर्स्ट इंस्टेंस में आप ये समझे, these transaction are taking place between नॉन रिलेटिव्स, between नॉन रिलेटिव्स, ठीक? और प्योर गिफ्ट, ठीक है ना, हमने गिफ्ट के आगे एक प्योर वर्ड भी यूज किया है अपने टैक्सेशंस में। प्योर का मतलब पैसे लेने ही नहीं है, प्योर का मतलब पैसे लेने ही नहीं है, ठीक? इनकम ट्रांसफर्ड विदाउट एक्चुअली ट्रांसफरिंग द एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कि अब मेरे पास एक एफडी है 10 लाख रुपए की एट 8%, इंटरेस्ट आता है कितना? 80,000, ठीक है ना। अब वो 80,000 मेरे नाम पे आएंगे तो 24,000 का क्या लगेगा? टैक्स। लेटर से इफ इट इज पॉसिबल आई हैव इंस्ट्रक्टेड द बैंक कि भैया इस एफडी का जो इंटरेस्ट है 24,000 काइंडली मेरे बुआ के लड़के के अकाउंट्स में क्या कर देना? ट्रांसफर कर देना, ठीक? तो ये जो 24,000 है, बैंक सेड ओके यार, नहीं सॉरी 80,000 थे ना, 80 की 80,000 का इंटरेस्ट वन ऑफ माई कजन ब्रदर के अकाउंट में क्या कर देना? आप ट्रांसफर कर देना। तो बैंक ने ऐसा ही किया सर, और मैंने उसको क्या बोला, ठीक है ना, कि भाई 80,000 तेरे अकाउंट में आए हैं, अब तो मुझे उसमें से केवल 75,000 रुपए निकाल के दे दे। 5,000 तेरे बिकॉज यूर अकाउंट वर यूज्ड, मेरे 75, तो इस पूरी ट्रांजेक्शन में मुझे बेनिफिट हुआ कितना? 19,000 का। क्यों? 80 के 80 मुझे मिलते तो 24,000 का टैक्स जाता, 80 मेरे नाम पे आया ही नहीं। मेरे अकाउंट में रफली इन कैश कितने रुपए आए हैं? 75,000। तो गवर्नमेंट हैव ऑब्जर्व, यार ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप एसेट्स तो ट्रांसफर करते नहीं हो सामने वाले के नाम, आप एसेट्स तो ट्रांसफर करते नहीं हो। मेरे नाम पे एक घर है, उसका रेंट आ रहा है मेरे नाम पे, और मैंने क्या बोला, जो भी उसका किराएदार है, कि भैया इस महीने का जो रेंट है या इस साल का जो रेंट है ना, आप मेरे अकाउंट में मत डालो, वन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर मोहन आप उसके अकाउंट में डाल दो। तो किराएदार सेट ओके भैया कोई बात नहीं, मेरे को तो पैसे ही देने हैं, क्या फर्क पड़ता है यार उस बात का। तो अब अगर ऐसा है कि मैं अपनी इनकम ट्रांसफर कर रहा हूं किसी और के नाम, लेकिन विदाउट एक्चुअली ट्रांसफरिंग द एसेट्स, घर आज भी मेरे ही नाम है, एफडी आज भी मेरे ही नाम है, तो क्या होगा? क्लबिंग प्रोविजन विल बी अट्रैक्टेड। बस इतना सही था, क्लबिंग प्रोविजंस विल बी अट्रैक्टेड। क्या?
सिर्फ नॉन रिलेटिव में ही होगा, एक बार के लिए मैं यही बोलता हूं। ठीक, जरूरत पड़ी तो इसको मॉडिफाई करूंगा, लेकिन अभी के लिए क्या है, ये नॉन रिलेटिव से। इनकम ट्रांसफर विदाउट एक्चुअली ट्रांसफरिंग द एसेट्स, क्लबिंग प्रोविजन विल बी अट्रैक्टेड। उसके बाद या मैं इसको ये बोल दूं, ट्रांसफरर की इनकम मानी जाएगी। इनकम किसकी मानी जाएगी? ट्रांसफरर की इनकम मानी जाएगी। $60। अब इसके अपोजिट है थोड़ा सा $61, यानी मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखूं, ट्रांसफर ऑफ इनकम यस, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स नो। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स नो, तो क्लबिंग होगी। आंसर इज इतना ही 60 है, इतनी सी बात आप याद रखो। ट्रांसफर ऑफ इनकम यस, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स नहीं, तो क्लबिंग होगी हाँ। 61 में अपन ने क्या किया? अपन ने किया इनकम ट्रांसफर along with assets transfer। इनकम ट्रांसफर along with assets ट्रांसफर। इस बार अपन ने क्या कर दी? एसेट्स भी ट्रांसफर कर दी, ठीक है ना। जहां पर आपने देखा कि यार एसेट्स ना ट्रांसफर करने की वजह से क्लबिंग हो गई, तो अपन ने क्या किया? एसेट्स भी ट्रांसफर कर दी। ये जो ट्रांसफर होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, रिवोकेबल और इरिवोकेबल, ठीक है ना। एंड ट्रांसफर इज रिवोकेबल। इनकम ट्रांसफर्ड अलोंग विद एसेट्स ट्रांसफर, लेकिन जो ट्रांसफर है वो क्या है? रिवोकेबल। रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है? इसको आप कभी भी क्या कर सकते हो? रिवोक। गिफ्ट देना है मैंने, इस बार 40,000 रुपए का गिफ्ट है फॉर एग्जांपल, मैंने सामने वाले को दिया, ये ले भैया गिफ्ट तेरा, इसे इनकम भी किसकी हो जाएगी? तेरी। लेकिन याद रख, जब मेरा मन करेगा ना, ये गिफ्ट तुझसे मैं क्या ले लूंगा? वापिस ले लूंगा। ये गिफ्ट तुझसे क्या ले लूंगा? वापिस। इसका मतलब ये ट्रांसफर क्या है? रिवोकेबल है। ये ट्रांसफर क्या है? रिवोकेबल। यानी फिर वही होगा, आपकी इनकम ज्यादा है तो आपने गिफ्ट उसको दे दिया, जब उसकी इनकम ज्यादा होगी तो गिफ्ट किसके पास आ जाएगा? वापस आपके पास आ जाएगा। यानी व्हेन इनकम इज ट्रांसफर्ड, एसेट्स इज ट्रांसफर्ड, लेकिन जो ट्रांसफर था वो क्या था? रिवोकेबल था, देन सेम क्लबिंग प्रोविजन विल बी अट्रैक्टेड। एक बार ये सब नॉन रिलेटिव में हो रहा है, मैंने तेरे को पिछली बार बोला, पूरा 60 to 63 सब नॉन रिलेटिव्स के बीच में हो रहा है। रिलेटिव्स को लेकर आएंगे आप बीच में, फॉर दैट टाइम बिंग ये नॉन रिलेटिव्स के बीच में हो रहा है। अब ये 50 से ज्यादा होगा ना, तो ऑटोमेटिकली गिफ्ट ही लग जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, 50 से ज्यादा होगा तो गिफ्ट ही लग जाएगा। 62 इनकम ट्रांसफर्ड along with assets transfer, लेकिन इस बार ट्रांसफर क्या है? इस बार ट्रांसफर है इररिवोकेबल। इस बार ट्रांसफर क्या है? इररिवोकेबल। रिवोक और इररिवोक में एक ही फर्क है, व्हेन द ट्रांसफर को तोड़ा जा सकता है तो रिवोकेबल, एसेट्स को वापस लिया जा सकता है। मैं 63 में इस बात को समझाने की ट्राई करता हूं, लेकिन अभी जनरली मीनिंग के साथ जाइए। रिवोक किया जा सकता है तो रिवोकेबल, रिवोक नहीं किया जा सकता तो इररिवोकेबल। इस बार क्या होगा सर? इस बार नो क्लबिंग विल टेक प्लेस। आपने परमानेंट एक एसेट्स उठा के किसी नॉन रिलेटिव को दे दी, आपने परमानेंट एक एसेट्स उठा के किसको दे दी? नॉन रिलेटिव को दे दी। गिफ्ट लग रहा है नहीं लग रहा है वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन इनकम हमेशा हमेशा के लिए किसकी हो जाएगी? अब उसकी हो जाएगी, क्योंकि आप उस एसेट्स को वापस लेने वाले नहीं हो। अब ये मेरे पास घर है और उठा के अब एक बाबा आया अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, मैंने रजिस्ट्री पकड़ा दी, ठीक, वो टैक्सेबल है नहीं है वो जाने, लेकिन इसके बाद इस घर की जो इनकम आएगी वो एटलीस्ट मेरी नहीं है। फिर वो डबल नुकसान हो जाएगा ना, एसेट्स भी गई, इनकम भी गई, और उस इनकम के ऊपर टैक्स कौन दे रहा है? कंटिन्यूअसली मैं दे रहा हूं। तो इस बात को पैसे समझे, इनकम भी चली गई, एसेट्स भी चली गई, और वापिस भी नहीं आएगी, वापिस भी नहीं आएगी। देन नो क्लबिंग विल टुक प्लेस। और इनकम किसकी मानी जाएगी? ट्रांसफररी। इनकम किसकी मानी जाएगी? ट्रांसफररी। तो इन 3 पॉइंट्स को बड़े शॉर्ट टर्म में ही आप याद करोगे। इनकम दी थी तो क्लबिंग होगी, इनकम भी दी थी, एसेट्स भी दी थी, लेकिन वापस ले सकता हूं तो क्लबिंग होगी।
इनकम भी दे दी, एसेट्स भी दे दी और कभी वापस भी नहीं लूंगा तो फिर क्लबिंग नहीं होगी। इतनी टर्म्स में भी आपने याद कर लिया तो आपका कोई भी पॉइंट सिंगल अटकने वाला नहीं है। अब हर्ष का डाउट अभी भी जेन्युइन ही है कि सर फाइनली देखना तो पड़ेगा ना किसके बीच में ये ट्रांजेक्शन हो रही है। फॉर द टाइम बिंग एनआर के बीच में विल टुक सम मोर क्लैरिटी। 63 और नोट कर दो इसके बाद। व्हाट इज रिवोकेबल ट्रांसफर? What is revocable transfer? Transfer which includes वो ट्रांसफर जो इंक्लूड्स करते हैं क्या? प्रोविजन ऑफ किस चीज का प्रोविजन इंक्लूड करते हैं? टू टेक, बिल्कुल इजी सी लैंग्वेज, टू टेक बैक द एसेट्स। टू टेक बैक द एसेट्स, जैसे मैंने बोला ना कि जब मेरा मन करेगा मैं गिफ्ट मेरा वापस ले लूंगा, तो ये वही हो गया सर। जिस ट्रांसफर को मैंने ये बोल के दिया है कि भाई ये ले गिफ्ट, जब मेरा मन करेगा मैं वापस ले लूंगा, तो फिर ना आप समझो आप भी उसको फ्रीली यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। टू टेक बैक द एसेट्स और टू टेक बैक द इनकम ऑन द एसेट्स। या तो मैं एसेट्स वापस ले सकता हूं या इस एसेट्स के ऊपर जनरेट होने वाली इनकम मैं कभी भी वापस ले सकता हूं आपसे, अगर ऐसे प्रोविजंस डाले गए हैं तो ट्रांसफर क्या है? रिवोकेबल। एक होता है फ्री ट्रांसफर, बस एक होता है क्या? फ्री ट्रांसफर। जैसे हम कोई भी चीज खरीदते हैं मार्केट से, पैसा दिया सामान खरीदा, वो फ्री ट्रांसफर है। अब ये चीज अपनी ही है इसका मतलब। तो 60, 61, 62, 63 ट्रांसफर ऑफ इनकम यस, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स नो, क्लबिंग यस। 61 ट्रांसफर ऑफ इनकम यस, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स यस, लेकिन रिवोकेबल है तो क्लबिंग होगी। ट्रांसफर ऑफ इनकम यस, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स वो भी यस, लेकिन इरिवोकेबल है तो क्लबिंग नहीं होगी। ऐसी एक छोटी सी टेबल से आप क्या कर सकते हैं इस चीज को याद। अब एक मिनट रिकॉल कर लेते हैं। सर इज देयर एनीथिंग लेफ्ट इन क्लबिंग? हाँ, दो छोटे छोटे पॉइंट, नाम मत करके, ना बताओ तो भी काम चल जाएगा। लिख लो, मैं भूल गया एक्चुअली, पहले ही करवाने थे। 64 एक 7, 64 एक 8। ज्यादा उलझने वाला एजेंडा नहीं है बेटा इसमें, ज्यादा उलझने वाला एजेंडा नहीं है। मैं फर्स्ट डे भी करवा सकता था ना, चैप्टर थोड़ा अजीब सा लगता फर्स्ट डे काम करा होता तो, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है सर, 64 एक 7, 64 एक 8। एक ट्रस्ट क्रिएट की गई, you can say outsider, you can say outsider। हस्बैंड ने एक एसेट्स ट्रांसफर की एक ट्रस्ट को, कोई भी यू कैन से ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट मान लो, ट्रस्टी होते हैं इनके अंदर, सब कुछ होते हैं। एक ट्रस्ट क्रिएट करना नोट ए बिग डील यार। आप कंपनी बना लो, फर्म बना लो, प्रोप्राइटरशिप फर्म बना लो, ट्रस्ट बना लो, एक ट्रस्ट हैव बीन क्रिएटेड। हस्बैंड ने एक एसेट्स ट्रांसफर किया किसको? ट्रस्ट को, फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ, फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ। अब समझे, मेरे नाम पे घर है, सीधा वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दूं, क्लबिंग होगी। मैंने एक ट्रस्ट बनाई, एसेट्स गिफ्टेड टू द ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट के अंदर एक प्रोविजन डाला गया कि भैया इस घर से जो रेंटल इनकम आएगी इट मस्ट बी ट्रांसफर टू द वाइफ अकाउंट्स। यानी 6414 में क्या हो रहा था? सीधा हस्बैंड टू वाइफ। अभी बीच में एक ट्रस्ट क्रिएट किया गया, एक फेक एंटिटी क्रिएट की गई, एसेट्स उसमें दिया गया और उससे इनकम वाइफ की अकाउंट पे पहुंचाई गई। तो ये सिंपल सा पॉइंट है। कैसे रीड करता है? एसेट्स ट्रांसफर्ड बाय इंडिविजुअल, हेडिंग आप डालोगे तो ऐसे ही डालोगे 64 एक 7 की। एसेट्स ट्रांसफर्ड बाय इंडिविजुअल, ट्रांसफर्ड बाय इंडिविजुअल टू आउटसाइडर ट्रस्ट, टू आउटसाइडर ओब्लिक ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस।
यही 64 एक साथ मैंने यहां लिखने की ट्राई आपको की है सर। एक एसेट्स गिफ्टेड बाय द हस्बैंड टू द ट्रस्ट सो दैट इनकम कैन बी ट्रांसफर टू द वाइफ। सिंपल सा आंसर है क्लबिंग। होगी कि नहीं होगी? क्लबिंग। वही इनडायरेक्ट नेक्सस, बस वही इनडायरेक्ट नेक्सस। तो ये जो इनकम वाइफ के अकाउंट में आने वाली है, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द ट्रांसफरर दैट इज हस्बैंड। और सेम मैनर में 64 एक 8 में क्या होगा? मदर इन लॉ, फादर इन लॉ किसको एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं? ट्रस्ट को, फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, फॉर द बेनिफिट ऑफ डॉटर इन लॉ बोलो या सन्स वाइफ। उन्होंने भी एक्चुअली सन्स बुक में सन्स वाइफ यूज किया गया, तो अपने भी सन्स वाइफ यूज कर लिया। बात तो एक ही है सर। यानी ये 64 एक 4 जैसा है, ये 64 एक 6 जैसा है। नाम क्या है? 7 और 8। तो उलझना ही नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, मैं तो आपको ऐसे ही बता दूं। तो अब बस ठीक है, ज्यादा इसमें सेंटी टेक्निकल होने की ट्राई नहीं करने सर। प्रैक्टिकली कैसे होता होगा ना, वो हमारा सब्जेक्ट मैटर रहता ही नहीं है यार कभी। टेक्स की ड्यूरेशन ही इतनी होती है। और ये तो आपका इंटर है बेटा, आप समझो। जो सीएस एग्जीक्यूटिव होता है ना, सीएस एग्जीक्यूटिव, उनको बिल्कुल ही 5 महीने मिलते हैं और इससे बड़ा सिलेबस है, उनको तो कुछ ही नहीं बता पाते। उनको तो प्योर बस बेटा ये ऐसे होना है, बातें क्या कर, खत्म। चलो जी, अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। स्टडी मेट के क्वेश्चंस अपने को करने थे, यही बात थी। नोटिंग हो गई प्रॉपर? ये लो बेटा, बोलो भाई। माइनर के नाम पे एक लॉटरी की टिकट खरीदी 100 रुपए की। लॉटरी लग गई 5 लाख की। लॉटरी लग गई कितनी? 5 लाख की। क्लब होगी इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स जिसकी भी इनकम क्या हो? ज्यादा। कितना क्लब होगा? 5 क्लब होगा कि 498,500 क्लब होगा? टीडीएस तो एक अलग बात है बेटा, क्लब तो इनकम होती है ना। हाँ, जितना मैंने समझा 10, 32, 1500 रुपए माफ कर देता है। एक और लो आ जाता है, वो क्या बोलते हैं यार, कि सरकार इस कैजुअल इनकम को किसी भी तरीके से कम करना नहीं चाहती। तो दोनों सब्जेक्ट मैटर यहां पर ओपन है कि 1500 रुपए यहां से माइनस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। 10, 32 बोलता है होने चाहिए, कैजुअल इनकम बोलता है नहीं यार, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी तरीके से क्या हो जाऊं, कम, बिकॉज ऑफ 30% फ्लैट टैक्सेशन। तो आप जब किसी क्वेश्चन पे आएगा, अगर आया तो आया है, तो दोनों चॉइस आपके पास क्या रहेंगी? अवेलेबल रहेंगी। मैं नोट डालना प्रेफर करूंगा कि मैंने 1500 रुपए माइनस किए हैं या नहीं किए। और अगर मान लो मेरे पास एक ही क्वेश्चन है, पीडीएफ में एक ही आंसर है, तो फिर आप उसको प्रेफरेंस दे सकते। हाँ, दोनों पॉसिबल है, लेकिन मान लो एक ही क्वेश्चन है और उसमें एक ही आंसर है, तो उसने अगर 1500 माइनस किए होंगे तो आप प्रेफर कर सकते हैं, और पीडीएफ में नहीं किए होंगे तो फिर आप इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन बात क्या जाएगी, दोनों ही जाने। अब एक काम करते हैं, कंसेप्चुअल डाउट्स की बात आप करेंगे कल। अब बात करते हैं, आपने कोई क्वेश्चंस किया और उसमें कोई क्वेश्चन मेरा अटका।